नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। छठा पाठ आज शुरू करते हैं अपन। 5 जो है लेसन हो गए थे अपने वीर रस के कवि भूषण वाला जो चैप्टर था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज 6 चैप्टर है। उसका कविता शमशेर बहादुर सिंह। कवि परिचय देख लेते हैं पहले। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई थी। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चीर वियोग सहना पड़ा। इन 8-9 वर्ष की उम्र में ही जो है इनकी मां का निधन हो गया था। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। यानी इनकी पत्नी को भी टीबी की बीमारी हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। यानी ऐसा नहीं रहा कि जीवन में जब इतनी कुछ परेशानी आई तो इन्होंने कविता लिखना छोड़ दिया, बल्कि इन्होंने तो अपने जो काव्य शैली है उसको और भी मजबूत किया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात। बिंबधर्मी यानी बिंब का जो है क्या जिसको बोल सकते हैं, इनकी कविताओं में हमें एक ऐसे बिंब होता है जब हम कोई कल्पना करते हैं और किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो उस कल्पना के अनुसार हमारे दिमाग में जो उस चीज़ का चित्र बनता है उस चित्र को हम बिंब कहते हैं। तो ये ऐसी कविताएं लिखते थे जिनके बारे में सोचने से उनका चित्र हमारे दिमाग में बन जाता था। अर्थात अभी इनकी जो कविता है एक उषा, उसमें अपन को देखने को मिलेगा ये। तो बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात है ये। शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता, यानी जिस प्रकार प्रगतिवादी कवियों ने जो बेचारे गरीब मजदूर वगैरह है उनके लिए उन्होंने जो आवाज़ उठाई, विचार किए, वैसे के वैसे विचार इनकी कविताओं में मिलते हैं। तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं, यानी पाठकों को अच्छे लगते हैं। इनके जो शब्दों के माध्यम से जो चित्र खींचे गए हैं वो उनकी रचनाएं हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। और उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। प्रस्तुत कविता उषा एक छोटी सी कविता है आपके सिलेबस में जिसका नाम है उषा। प्रस्तुत कविता उषा। उषा का अर्थ होता है सूर्योदय से पहले का समय। भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। शब्द चित्र यानी शब्दों के माध्यम से, यानी वो जब आप पढ़ोगे तब आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने कोई सूर्योदय हो ही रहा है। तो ऐसा जो चित्र जो आपके दिमाग में बनता है सूर्योदय का, उसी चित्र को बिंब कहा जाता है। तो सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। अब देखिए सूर्योदय का इन्होंने जो वर्णन किया ना, उन वर्णन करने में उन्होंने जो उदाहरण लिए हैं वो उदाहरण एकदम घरेलू, जो घर में लगभग काम आता है, ऐसे कुछ चीज़ों से जो है उन्होंने सूर्योदय की तुलना की है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। यानी ऐसे उदाहरण लिए हैं जिन उदाहरणों को हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम कोई गांव का सूर्योदय देख रहे हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर, मूक यानी गूंगा जो बोल नहीं सके, दृष्टा यानी देखने वाला, कि केवल मुंह बंद करके सिर्फ देखता ही रहे, ऐसा नहीं बनता है। और वह भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, चौका यानी रसोई घर की दीवार, बहुत काली सिल, सिल जो होती है हम घर में रखते हैं ना, कोई मसाला वगैरह ऐसे पीसने के लिए जो पत्थर की जो सिला होती है उसको कहते हैं स्लेट या लाल खड़िया चाक। ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। अब देखिए उषा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। उषा, उषा का अर्थ होता है सूर्योदय से पहले का समय। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बस ये छोटी सी कविता है एक। देखिए प्रात, प्रात यानी सुबह का समय था, और नभ था, नभ यानी आसमान, आकाश जो था कैसा था, बहुत नीला। कभी सूर्योदय से पूर्व यानी उषाकालीन वातावरण का वर्णन करते हुए कहता है कि सुबह के समय आकाश का जो रंग है वो बहुत ही नीले रंग का था, और नीला शंख जैसे, जैसे शंख होता है उसका नीला रंग होता है, उस नीले रंग की नीलिमा धारण किए हुए मानो वह आकाश था। भोर का नभ, भोर का नभ यानी सुबह के समय का आकाश। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और जो सुबह का समय है, सुबह के समय में जो आकाश है वो सूर्योदय से पूर्व हुआ आकाश ऐसा लग रहा था मानो राख से लिपा हुआ चौका हो। चौका यानी रसोई घर की दीवार, कि जैसे
ऐसा दिख रहा था जैसे काले, न तो काले बादल जिसको कह सकते हैं भूरे रंग के, है ना, काले काले बादल भी नहीं, और इधर जो है सूर्योदय भी हो रहा है और काले बादल भी नहीं, भूरे भूरे जैसे बादल है। तो ऐसा लग रहा था जैसे राख से, राख होती है जैसे लकड़ियाँ जल जाने के बाद पीछे जो राख बचती है, मानो उस राख से किसी ने रसोई घर की दीवार लीप दी, लीपना यानी पोतना, रसोई घर की दीवार को पोत दिया हो और वह दीवार अभी तक गीली पड़ी हो। तो आप ऐसे सोचो, कल्पना कीजिए कैसा लगता है, मानो रसोई घर की दीवार है उसको राख से लीप दिया है और अभी वह गिल्ली पड़ी है। ठीक वैसा ही ऐसे भूरे रंग का जो है आसमान लग रहा है और अभी गीला पड़ा है। गीला पड़ा है का अर्थ यहाँ ये हो गया कि सुबह के समय जो वातावरण में नमी होती है उसी को कहा गया है कि अभी राख से लिपा हुआ चौका, यानी राख से लिपी हुई रसोई घर की दीवार मानो जैसे गिल्ली पड़ी है। ठीक वैसा ही जो है सुबह के समय सूर्योदय से पूर्व का आकाश लग रहा है। एक और तुलना करते हुए कवि कहता है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और कवि कहता है कि वह भोर यानी सुबह का आसमान ऐसा लग रहा है मानो कोई बहुत ही काली सिल, सिल यानी जो पत्थर होता है घर में रखते हैं अपन कोई मसाला वगैरह पीसने कूटने के लिए, तो ऐसी सिल, पत्थर की सिला को जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यानी लाल जो केसर होता है उस केसर से उस सिला को जैसे कोई धो दिया हो। तो कहीं तो वो काली सिल, काली यानी काला पत्थर है वो, तो कहीं से तो वो पत्थर काला काला दिखता है और कहीं से उसको जो है लाल केसर से धो दिया गया है, इसीलिए कहीं कहीं उसकी लालिमा भी दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार सुबह के समय आसमान में जो है लालिमा भी दिखती है सूर्योदय से पूर्व की, और काले काले बादल भी दिखते हैं। तो उसकी तुलना की गई है कि जैसे किसी काली सिल्ला को लाल केसर के गोल से धोकर के बाहर निकाला हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। या फिर कभी आगे और एक उदाहरण लेकर कहता है कि सुबह का समय जो है, सुबह के समय जो आसमान है सूर्योदय से पूर्व, वो ऐसा लग रहा है मानो किसी ने काली स्लेट पर, स्लेट होती है जिस पर हम लिखते हैं पेंसिल से, वो पहले आती थी, तो स्लेट पर लाल खड़िया चाक, जो चौक होती है लिखने की, वो भी कैसी लाल रंग की, मल दी हो किसी ने, मल दी यानी घिस देना, रगड़ देना, यानी किसी ने काली स्लेट पर लाल रंग की चौक को ऐसे घिस दिया हो। इस तरह से जो आकृति बनती है ठीक वैसा ही सुबह के समय का आकाश लग रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और सुबह के उस नीले रंग के आसमान में सूर्योदय से पूर्व की लालिमा ऐसे झिलमिला रही है मानो नील जल में, यानी नीले रंग का जो जल है, समुद्र का जल है नीले रंग का, उसमें किसी की गौर, गौर यानी गोरी, यानी किसी की सुंदरी की झिलमिल यानी चमकती देह यानी शरीर जैसे हिल रही हो, यानी ऐसा लग रहा है मानो किसी नीले रंग के पानी में किसी सुंदरी की जो शरीर की जो परछाई है वो चमक रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, और उस कवि कहता है इतने में जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है और ये उषा का जादू, जादू यानी पल पल जो उसका बदलता हुआ जो परिवेश है वह अब टूटता है, अर्थात नष्ट होता दिखाई दे रहा है, और क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये छोटी सी कविता थी, कठिन शब्दार्थ वगैरह देख लेना आप, और इसको एक दो बार आप जरूर देखना, और जब भी टाइम मिलेगा मैं इसकी व्याख्या आपको पूरी एक नोट्स के रूप में लिखवा दूंगा। तो ये छोटी सी है, उसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।